देखो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, एक बार क्या क्या पढ़ लिया हमने, यानी कि सबसे पहले तो हम आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस पढ़ा था। यानी कि आइडियल गैस जो है वो एग्जिस्ट करती नहीं है, रियल गैस एग्जिस्ट करती है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, रियल गैस में आइडियल गैस में एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होता है, रियल गैस में आइडियल गैस में नहीं होता। आइडियल रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? टेम्परेचर बढ़ा के और वॉल्यूम बढ़ा के और प्रेशर क्या करके? कम करके, डिक्रीज करके। यानी कि एक गैस की 3 स्टेट वेरिएबल होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। दूसरा हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था कि अगर मास और टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें तो उस केस में पी क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम के। यानी कि अगर टेम्परेचर आप क्या रख रहे हो? कांस्टेंट, तो अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वॉल्यूम अगर घटाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे, क्योंकि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 V2। कि हमने क्वेश्चन करते हैं चार्ल्स लॉ, यानी कि मास और प्रेशर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। यानी कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा, और वॉल्यूम घटाओगे तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि V/T इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लॉ ऑफ प्रेशर बोल दो, रेनॉल्ड लॉ बोल दो, या फिर गैलू-सेक्स लॉ बोल दो, दोनों का मतलब क्या है? अगर दे रखा होगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? T। वॉल्यूम को क्या रखना है? कांस्टेंट। मास भी क्या रखना है? कांस्टेंट। P/T इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और P1/T1 इक्वल टू क्या होगा? P2/T2। इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। एक नंबर था आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू nRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर, और सब कुछ SI में रखना है इसमें। तो यानी कि इसका प्रूव भी होता है कि P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट और P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तीनों इक्वेशन को बनाओगे तो ये मिल जाएगा, और इनका अंडर रूट लोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस K को क्या लिख सकते हैं? N इंटू R, यानी कि स्पेसिफिक गैस कॉन्स्टेंट। यानी कि यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक गैस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से PV इक्वल टू क्या होगा? nRT। इस इक्वेशन को, यानी कि आइडियल क्वेश्चन में बोलने की जरूरत नहीं है, अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों ही क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं, तो आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को भी कांस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है। एक हमने पढ़ा था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको किसकी टर्म्स में? डेंसिटी की टर्म्स में। PV इक्वल टू क्या था? nRT। N को क्या लिख सकते हो? गिवन मास बाय में मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। कैपिटल M को क्या बोल सकते हो? मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। जैसे 32 ग्राम है ऑक्सीजन है, तो 32 ग्राम में कितने मोल मॉलिक्यूल होते हैं? 1 मोल मॉलिक्यूल, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा? M बाय में कैपिटल M। तो V को इधर ले आओ तो स्मॉल m बाय V को क्या लिख सकते हो आप? डेंसिटी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो RT बाय में M। ठीक है, हाँ, मेन इसमें ये चीजें समझना है अब कि अगर हम गैस को क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। अगर हम क्या कर रहे हैं? गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम क्या कर रहे हो आप? इंक्रीज कर रहे हो। एक्सपेंड का मतलब समझ जाना, वॉल्यूम क्या कर रहे हो? पे इंक्रीज कर रहे हो। तो यानी कि गैस अगर एक्सपेंड करेगी, ये क्या है? सिस्टम की, और ये क्या है? सराउंडिंग। ये जो पिस्टन होता है ये यहाँ पे मासलेस पिस्टन होता है। क्या होता है? इसका कोई मास नहीं होता, इसके ऊपर इसको मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कई बच्चे सोचते हैं कि इसका भी कुछ मास होगा, इस पर भी फोर्स लगाएंगे तो एनर्जी का लॉस होगा। तो यानी कि इसके ये क्या है? एक मासलेस पिस्टन लेते हैं, क्योंकि आपको कहीं पर देखोगे तो ये बुक्स वगैरह में ऐसे भी बना होता है, तो इसका कोई मास नहीं होता, इसलिए इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो। तो यहाँ पे ऐसे बनाया ताकि माइंड में कंफ्यूजन ही ना आए कि ऐसे दे रखा तो इसका कुछ मास होगा। ये जो पिस्टन है बस एक पार्टीशन करा गया है, जो अंदर गैस है और बाहर सराउंडिंग का जो गैस है उसके बीच का पार्टीशन है बस। तो अगर आप गैस एक्सपेंड करोगे, मतलब यहाँ पे जो अंदर के मॉलिक्यूल हैं वो इस पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। अंदर के मॉलिक्यूल इस पिस्टन पे क्या लगाएंगे? ऐसे फोर्स लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पिस्टन क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। पहले यहाँ पे था, अब ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंड होके यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि गैस ने क्या कर दिया? पॉजिटिव वर्क कर दिया। गैस ने क्या कर दिया? पॉजिटिव वर्क। यानी कि वर्क डन बाय गैस क्या होगा? पॉजिटिव।
और गैस अगर वर्क करेगी तो इसकी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे करेगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गैस ने वर्क करा है तो यानी कि अंदर की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। इसने इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क करा होगा, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। स्पीड उनकी वॉल्यूम बढ़ गया तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया इसका मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कहीं पे भी बोल दे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी समझ जाना कम हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया तो मैंने बताया था टेम्परेचर का मतलब क्या है, स्पीड। स्पीड कम होगी और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी के सम को ही क्या बोलते हैं, हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो टेम्परेचर कम मतलब स्पीड कम मतलब उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी उसकी, कम होगी, यानी कि टेम्परेचर कम हो गया। तो वॉल्यूम आपने इसको गैस को एक्सपेंड कर दिया तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव। और वर्क डन किया तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम पहले उतनी ही गैस कम वॉल्यूम में थी, अब वो फैल गई, फैलने को ज़्यादा मिल गया, यानी कि प्रेशर कम हो गया उसका, यानी कि गैस ने वर्क करा होगा किसी, कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया तो टेम्परेचर भी कम। हाँ, क्योंकि आप बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर भी तो कम ही होगा, यानी कि एजेंट ने वर्क करा तो वो किसी ना किसी की कॉस्ट पे कम करा होगा। इंटरनल एनर्जी कम हुई है, इंटरनल एनर्जी कम हुई मतलब स्पीड उनकी कम हुई है, और स्पीड इंटरनल एनर्जी ही क्या है, सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो स्पीड कम होगी इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी उनकी, कम होगी। ठीक है, तो पिस्टन एक्सपेंड करा तो यानी कि इसने जो गैस ने वर्क करा वो किसकी कॉस्ट पे करा है, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे ही करा है। अब एन तो फिक्स है, इंटरनल एनर्जी आगे पढ़ेंगे, एन भी क्या है इसका, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी गैस है वो, तो आर पे। तो टेम्परेचर आप कम ज़्यादा कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा कर रहे हो तो स्पीड फास्ट होती है, बढ़ा रहे हो तो स्पीड फास्ट हो जाती है, कम कर रहे हो तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमने पढ़ा भी था कि जब हमने एक एनिमेशन देखा था यहाँ पे हमने इसको क्या कर रहे थे, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे बाहर से तो स्पीड ज़्यादा हो रही थी, यानी कि इनकी एनर्जी बढ़ रही है अंदर, और इनका टेम्परेचर आप बाहर से कम कर रहे हो तो स्पीड कम हो रही है, यानी कि इनकी एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है, बाहर रिलीज हो रही होगी एनर्जी, तभी तो स्पीड कम हो रही है। यानी कि इंटरनल एनर्जी, बाहर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, और बाहर का टेम्परेचर कम कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि हम एनर्जी, अंदर की एनर्जी कम ज़्यादा, बाहर के टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दो तो एनर्जी भी अंदर की क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर गैस एक्सपेंड होगी तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, मतलब पिस्टन क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ है, यानी कि गैस फैली है तो गैस फैलेगी तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन गैस मतलब नेगेटिव होगा। आप उसमें केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन गैस ही देखते हैं, जब एक्सपेंड होता हो तो वर्क डन ऑन गैस क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि गैस पे वर्क हुआ होगा तो वो क्या हुआ है, नेगेटिव में। तो यानी कि वर्क डन बाय गैस, हाँ देना क्या हो गया, क्या क्यों ऐसा क्यों भाई, वर्क डन ऑन गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि आपको गैस एक्सपेंड होगी तो आप ये देखना है वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर गैस फैलेगी तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और गैस ने पॉजिटिव वर्क करा होगा। क्यों कम होगी, क्योंकि जो गैस ने वर्क करा है वो किसकी कॉस्ट पे करा होगा, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। ठीक है, तो जितना वर्क करेगी गैस उतनी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। मान लो इसकी पहले जो इंटरनल एनर्जी थी वो मान लो 100 जूल थी, कितनी थी, 100 जूल। अब इसने गैस ने मान लो 50 जूल का वर्क कर दिया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 50 जूल। ठीक है,
अब गैस को क्या करोगे, कंप्रेस, अपने पिस्टन को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो यानी कि वर्क डन बाय गैस नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन ऑन गैस, देखो ये वर्क डन ऑन गैस क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि गैस पे पॉजिटिव वर्क हुआ होगा। आपने इसको दिया तो प्रेशर बढ़ गया, अंदर की स्पीड बढ़ गई, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना बाहर से सराउंडिंग जितना वर्क करेगी वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो इंटरनल एनर्जी जब गैस कंप्रेस होगी तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी उस केस में क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, कम, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ गई, ठीक है। यानी कि जितना वर्क करेगी, मान लो पहले जो थी वो 200 जूल थी, इंटरनल एनर्जी कितनी थी, 200 जूल, बाहर से सराउंडिंग ने 300 जूल का वर्क कर दिया। कितना वर्क कर दिया, 300 जूल का वर्क कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ गई, अब 500 होगी, बढ़ के कितनी थी, 300 बढ़ गई, अब पहले 200 थी, अब कितनी होगी, 500। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ के जो कितनी होगी, 500 जूल होगी। तो यानी कि गैस जब एक्सपेंड करेगी तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, जब गैस कंप्रेस होगी तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव, यानी कि वर्क डन ऑन गैस पॉजिटिव हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी जब गैस एक्सपेंड होगी तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जब गैस कंप्रेस होगी तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये दोनों बात समझ आएगी। हम फैन ऑफ कर दो। अब देखो, यानी कि अब पिस्टन अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि गैस ने वर्क करा होगा, यहाँ से फोर्स लगाया होगा, तो मान लो ये dx का फोर्स लगा दिया इसमें, तो इस केस में यानी कि स्मॉल फोर्स लगाए तो वर्क भी स्मॉल होगा, तो गैस ने क्या कर दिया, पॉजिटिव वर्क कर दिया। तो यानी कि वर्क डन बाय जो गैस होगा वो क्या लिख सकते हो, P डेल्टा V। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो यानी कि और इनटू में चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इस फॉर्मूला ये सही कैसे, हमें कैसे पता है कि वह गैस ने पॉजिटिव वर्क करा है। अब डेल्टा V क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले जो था उससे फाइनली ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय गैस क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये मान लो पिस्टन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो बाद का वॉल्यूम कम है, यानी कि फाइनली कम है, इनिशियल क्या है, ज्यादा, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। इस फॉर्मूले से भी निकल के आ जाएगा। इसका मतलब वर्क डन बाय गैस नेगेटिव आ रहा है, तो आप समझ जाना जो कि इसने गैस पे यानी कि कंप्रेस गैस पे वर्क हुआ है, ठीक है। और वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, इस मतलब गैस ने वर्क करा है। समझ में आ गया। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वर्क डन बाय गैस निकाल सकते हैं P डेल्टा V से, और अगर प्रेशर क्या हो तो उस वेरिएबल हो तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन P dV इंटीग्रल। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे शायद। अब देखो एरिया अंडर PV कर्व जो होगा वो क्या देता है, हमेशा वर्क डन बाय गैस देता है। ये क्या दे रखा, P वर्सेस V का ग्राफ होगा, वो क्या देगा आपको, वर्क डन बाय गैस। अब इसके अंडर का एरिया निकाल लो, ये क्या दे देगा आपको, वर्क डन बाय गैस। अब देखो पहले इनिशियल एरो देखना जरूरी है, इसमें एरो किधर दे रखी, एरो अगर नहीं दे रखी तो आप उसमें वर्क डन बाय गैस नहीं बता सकते फिर, क्योंकि एरो पे सारी कहानी डिपेंड करती है, हम बता ही नहीं सकते। आप लिखोगे इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी इसमें पूरी, तो एरो लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एरो यानी इधर दे रखी है आपको, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम 4 था, फाइनल क्या है 12, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव। जब वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो वर्क डन बाय गैस क्या आएगा, पॉजिटिव है। तो इसका अंडर का एरिया जो होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 इंटू में क्या कर दोगे 8, तो 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 64 जूल। तो यही क्या होगा, वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा इसमें, प्लस 64 जूल। यानी कि ऊपर से लाइट डालोगे, जितने पोर्शन में अंधेरा छा जाएगा वही क्या होगा, उतना एरिया निकाल लो, वही क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय गैस। अब यहाँ पे मान लो एक ऐसी छत सी लगा दी, ऊपर से लागू, तो जितने एरिया में छत है उतने एरिया में क्या हो जाएगा, अंधेरा रहेगा। तो यानी कि अब मान लो ये पूरी छत है, इसमें होल कर दो, उतने एरिया में से लाइट आएगी, बाकी क्या रहेगा, अंधेरा सा रहेगा। तो यानी कि इसमें भी सेम, ऊपर से लाइट डालोगे तो इतने पोर्शन में क्या होगी, अंधेरा सा होगा। तो यानी कि इसी का अंडर का एरिया निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क डन बाय गैस। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव। वो कैसे पता लगेगा, वो एरो से पता लगेगा कि ग्राफ किधर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, ये बता दो कितना होगा वर्क डन बाय गैस, 0 होगा। इसमें वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पहले जो वॉल्यूम था बाद में भी क्या है, वही वॉल्यूम है। यहाँ पे मान लो तो वॉल्यूम कितना था 4, बाद में भी कितना है 4 है, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। और वर्क डन बाय गैस क्या था, P डेल्टा V, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहा है 0, तो वर्क क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें लाइट डालोगे तो अंधेरा होगा ही नहीं, तो वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा इस केस में, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें बता दो क्या हो गया,
ज़्यादा ही सी आ रही है आप लोग तो। कितना इसके अंडर का एरिया ये वाला निकालोगे पूरा? तो ऐसे लाइट डालोगे तो ये पूरे में अंधेरा नहीं होगा? 16 आधा मतलब इसमें वो तो अंधेरा तो आधे में होगा। आधे में क्यों होगा? यहाँ से लाइट डालोगे तो भी इसमें पूरे में अंधेरा होगा। अब ऐसे रखा हुआ ये, तो ऐसे लाइट डालोगे तो इसके नीचे का पूरा पोर्शन में अंधेरा नहीं होगा? वो ऐसे होएगा ना टेढ़ा। टेढ़ा क्यों होगा? इसके नीचे नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में होगा। डाल के देखना, कर जाके डाल लेना, सीधा ही होगा। तो इसके अंडर का एरिया निकाल लो। ये ट्रायंगल इसका एरिया तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू में बेस कितना है 6 इंटू में हाइट 4, तो ये तो आ जाएगा आपके पास 12 जूल। और माइनस का आएगा, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है इसमें? कम हो रहा है, तो माइनस का 12 जूल आएगा। देखो एरो इधर दे रखी है, नीचे वाला तो इसका अंडर का एरिया, हाँ ये देखो। अब इसके इसमें कितना आ जाएगा आपके पास? 4 6 इंटू 48, 6 ये भी माइनस इंटू 8, यही कितना आ जाएगा आपके पास? 40। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना रहा आपके पास? माइनस का 60 जूल, इतना आ जाएगा आपके पास वर्क। आगे समझ? ये बताओ, 0 इसका 0 आना तो चाहिए। 0 कैसे आ गया? मेरे को ये बताओ पहले। ये भी हमारी कैटेगरी में आ गई। इसके अंडर का एरिया निकालोगे? मैंने ग्राफ को थोड़ा ऐसे देख लिया। इसके ओरे से दूर बैठना पड़ेगा। इसका एरिया किसी, ये अंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय 2। पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? सेमी सर्कल है पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई इंटू आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, यानी कि पाई इंटू में 16 बाय में 2, यानी कि 8 पाई। क्या कह रहे हो? नीचे वाला नहीं निकालोगे इसमें? तो पहले ऊपर ऊपर वाला लिखा मैंने तो, नीचे का तो रहता है। मैंने कहा टोटल लिख दिया गया, ऊपर ऊपर वाले को सोल्व करा अभी। इसके अंडर का एरिया कितना आ जाएगा? ये कितना, यहाँ से यहाँ तक ये 4 होगी, ये भी क्या है 4, रेडियस ऑफ 4 ही हो गए, तो 8 इंटू क्या आ जाएगा 4, तो 8 इंटू में 4 कितना आ जाएगा आपके पास? 32 प्लस 8 पाई, इतना होगा नेटवर्क इसके। ये रेडियस है इसकी, 4 दे रखी है आपको, ये वाली हाइट, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 है। समझ में आ गया? धन्यवाद। कोई डाउट है? इसका बता दो। साइडों से तो 0 ही होगा। साइडों से 0 मतलब यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ में एरिया 0 होगा। हाँ यहाँ से आते हैं। यहाँ पे 3 ग्राफ है, ये मत सोचो एक ही ग्राफ दे दिया, 3 है यहाँ पे। ये ए पॉइंट मान लो, ये बी और ये सी और ये डी, तो ए से बी मतलब ये ऐसे जा रही, तो सी से ए, डी से सी, सी से बी और बी से ए, ऐसे है ग्राफ। अगर मैम ये एरो ना होते तो ये की कंसीडर करते रहेंगे। अरे फिर बता ही नहीं सकते थे वर्क। एक बीच वाली लाइन में एरो होता तो हाँ, इनकी वजह से तो 0 ही है वैसे भी, दे चुना दे उस केस में। फिर वो तो फिर फर्क पड़ जाएगा, कुछ और चीज पूछ लेगा, फिर पता होना चाहिए कि ये पूछ लेगा कि प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अगर एरो ऐसे दिए तो प्रेशर कम हो रहा है, एरो ऊपर दिए प्रेशर बढ़ रहा है, वो तो फिर और चीज पूछ लेगा ना। फिर उस केस में मान लो एरो ना दे रखी और ये पूछ लिया प्रेशर कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो एरो की जरूरत है फिर। ठीक है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, एरो अगर है ऊपर की तरफ तो प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे की तरफ तो प्रेशर घट रहा है। पर उससे वर्क निकालने में कोई इफेक्ट, वर्क पूछ रखा है तो चाहे एरो ना दो अगर ऐसे दे रखी है तो आपको। ठीक है, इसमें फिर ये जरूर होगा कि एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि एरो का सबसे मेन डिपेंड पड़ता है कि गैस एक्सपेंड कर रही है कि कंप्रेस हो रही है। क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब गैस जो है वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही होगी। ठीक है, वो तो डिपेंड कर, आगे प्रोसेस पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा। तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक वर्क डन, सी से डी क्या हो जाएगा 0, सी से बी क्या होगा, इसके अंडर का एरिया देखोगे पूरा 3 इंटू में 40 120, यानी कि 120 जूल प्लस का होगा, और बी से ए क्या हो जाएगा 0, तो नेट वर्क आ जाएगा 120 जूल। ठीक है, ये बता दो।
यहाँ पे ग्राफ ए से बी सी डी, मत चलाए और बीमार हो जाओगे अभी। गर्मी लगी, निकाल दो, कोट पहन रखा। जुकाम लगा हुआ है लेकिन गर्मी भी लगी। 96 अरे तो हाँ 2 बार। इसमें ये जब यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो तो भी पूरा लोगे, यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला लोगे। ये नहीं है कि एक बार ले लिया तो ऊपर वाले केस में लोगे नहीं। यहाँ से यहाँ तक ए से बी देखोगे तो कितना जाएगा वर्क, 4 इंटू में 6 24। 6 कहाँ से आ रहा है? ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये 6 इंटू में 4 24 आ जाएगा प्लस का। यहाँ से यहाँ तक बी से सी क्या हो जाएगा 0, सी से डी माइनस का होगा, कितना हो जाएगा 8 इंटू में 12 और माइनस का 96। टोटल जो वर्क आएगा -72 जूल आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा -72 जूल। ज़्यादा इसका ज़्यादा अब ये पूरा हो गया, टेढ़ा टेढ़ा नहीं, सीधा सीधा। आप ड्रॉ कर लो, बुकलेट एरो नहीं दे रहे तो आप बता ही नहीं सकते। ड्रॉ कर लो इसमें जो एरो दे रखी है भाई, नॉट डिफाइंड लिखना है। एरो लिख लो ये वाली। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, पहले इसका एरिया देख लो। इस ट्रायंगल का कितना आ जाएगा हाफ, बेस कितना है 4 इंटू में हाइट कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 5। यहाँ से यहाँ तक तो 3 है, तो यह जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 5। अब इसके अंडर का एरिया कितना आ जाएगा 4 इंटू में 2 इंटू 10 की पावर 5, 4 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू 2 यानी कि 8 इंटू में क्या आ जाएगा 10 की पावर 5। तो दोनों क्या करेंगे पॉजिटिव में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 14 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये आएगा नेटवर्क। आ गया समझ? इसमें बता दो ग्राफ ए, ये बी पॉइंट है, ये सी डी ई एफ। तो ए से बी तक पॉजिटिव होगा, ए टू बी कितना आ जाएगा 4 इंटू में 20 80 जूल। बी से सी 0, सी से डी माइनस क्या होगा 240 कितना आ जाएगा 40 6 इंटू में 40 यानी कि माइनस का -240 जूल। फिर डी से ई 0, फिर ई से एफ प्लस का होगा कितना आ जाएगा 8 इंटू में 50 400 जूल। तो ये कितना गया 480 माइनस 240 प्लस का नेट जो वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा प्लस का 240 जूल। आगे समझ? करो आप इसको।
देखो इसमें अगर साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, आते हैं ऐसे भाई क्या करें, ए प्रोसेस इन विच पीवी कर्व इज क्लोज लूप इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस, उधर ध्यान मत दो। ये पीवी कर्व अगर दे रखा है तो वो क्या होगा, यानी कि अगर साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है पीवी कर्व क्या बनेगा, एक क्लोज लूप बनेगा। पीवी कर्व क्या बनेगा, एक क्लोज लूप बनता है, यानी कि यहाँ से चले और यहीं पे घूम के यहीं आ गए, मतलब यहाँ से ऐसे गए हो तो यहीं पे आ गया फाइनली। एरो मैम बीच में एक ऊपर हो एक इसी साइड, कैसे? एक तो ऊपर की तरफ हो गया हाँ। और इस साइड भी इस साइड हो, मतलब ऐसे कभी नहीं होया। एक तो एक जगह से साइक्लिक प्रोसेस का मतलब एक जगह चले घूम के वहीं आ गए, ये नहीं है ऐसे गए और ऐसे आ गए। साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्लोज लूप बनना चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा, क्लोज लूप। मतलब मान लो आप यहाँ से चले हो, ऐसे घूम के चाहे किसी भी शेप बना लो, यहीं पे आ गए तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। पीवी कर्व जो बनेगा वो एक क्या बनेगा, क्लोज लूप बनेगा। साइक्लिक प्रोसेस में दे देते चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है उसमें, क्योंकि घूम के फाइनली वहीं आ गए आप। वो आगे जब क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ जाएगा, आगे जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा आपको। तो यानी कि इस केस में बताओ, अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है तो पीवी ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक क्लोज लूप। अगर ग्राफ क्लॉकवाइज है, क्लोज लूप क्या है क्लॉकवाइज, तो वर्क क्या होगा पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब इस केस में आप इसको प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन करे थे कि पहले यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकाल लो, फिर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, तब जो आंसर आएगा वो भी सेम आएगा। जीरो क्यों होगा, जीरो नहीं होगा। देखो पूरा जीरो। ए से बी, अच्छा ठीक। 3 2 सी डी ई, या इसके यहाँ से यहाँ तक का ये वर्क निकालोगे, फिर ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और फिर पूरा निकालोगे, इस पूरे में से ये माइनस करोगे तो अंदर का ही बचेगा, अंदर का ही बचेगा। तो अगर एक साइक्लिक क्लोज लूप दे रखा है तो उसके अंदर का एरिया निकाल लो, वही क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय गैस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके अंदर का एरिया निकाल लो आप, आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। इसके अंदर का एरिया कितना आ जाएगा, बेस कितना है 3 इंटू में हाइट कितनी है 20, तो कितना आ जाएगा 60 जूल। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। कोई डाउट? यानी कि साइक्लिक प्रोसेस दे दिया तो इसका मतलब समझ जाना है क्लोज लूप होगा और उसके अंडर का एरिया ही वर्क डन बाय गैस होगा। ये बता दो इसका कितना होगा। दो लूप बन रहे हैं यहाँ पे, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, यानी कि ए बी, ये होगा ए पॉइंट, ये बी सी डी और ई। अब इसके अंडर का एरिया देख लो, इसका देख लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट बता दो कितना होगा। -60 आ रहा है। ये क्या लूप एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होगा इसका, तो नीचे वाले का तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू में बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 8 इंटू में हाइट कितनी है 20, तो 80 माइनस का 80 जूल। ठीक है, फिर इसका एरिया देखोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ बेस कितना है 4 इंटू में हाइट कितनी यहाँ से यहाँ तक 10, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस का, तो नेट कितना आ जाएगा माइनस का 60 जूल। डब्ल्यू नेट आएगा माइनस का 60 जूल। आगे समझ, ये देखना है कि लूप क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। ठीक है, आप देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ पोजीशन ऑफ काइनेटिक, यानी कितने टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। देखो हमारे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो कोई पर्सन ऐसे सीधा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। अगर कोई पर्सन ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, एक प्लेन में मूव कर रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। मान लो एक पर्सन प्लेन में जा रहा है बट कूदता हुआ जा रहा है तो कितनी हो जाएगी उसकी, 3 हो जाएगी। जा रहा है एक प्लेन में जा रहा है, कूदता हुआ भी जा रहा है और घूम भी रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो जाएगी। तो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप की काइनेटिक, क्योंकि कूद रहा है इधर भी जा रहा है वो इधर भी, यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इस एक्सिस में भी है इसमें भी है, तो दोनों में है, और एक कूद भी रहा ऊपर की तरफ भी है और एक घूम भी रहा है रोटेशनल भी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी उसकी 4। तो यहाँ पे सेम, अगर मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल दे रखा है तो यानी कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, इसमें एक ही एटम होगा, तो यानी कि उसकी एटोमिसिटी, यानी कि एटोमिसिटी का मतलब कौन सी गैस आपको दे रखी है, तो यानी कि मोनोएटॉमिक दे रखा है तो एक ही मॉलिक्यूल होगा उसमें, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 3। यानी कि वो एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तो उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ही होगी
क्या होगी उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक। ये घूमेगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा। जैसे मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। आर की वैल्यू क्या कर दो 0 कर दो, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया 0 हो गया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, तो आई 0 तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो इसकी जो भी है वो क्या है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 3। क्योंकि ये होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकाल रहे हो तो आप इसको क्या बना लो ऐसे एक्सिस बना लो, और जो मॉलिक्यूल है जिस गैस का अगर मोनोटॉमिक है तो उसको क्या रख दो ओरिजिन पे रख दो ऐसे। तो ये इधर भी जा सकता है, इस एक्सिस में भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। तो ट्रांसलेशन कितनी होगी 3 होगी। अब ये ऐसे घूमेगा इसी एक्सिस में मिला हुआ है, जिस एक्सिस क्या वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसी में मिला हुआ है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0। तो इसलिए मोनोटॉमिक गैस अगर दे रखी है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। एफ से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। अगर डायटोमिक दे रखा है तो इसकी डिग्री ट्रांसलेशन तो तीनों, इसको भी ओरिजिन पे रख के देख लो, ऐसे ड्रॉ करो, इसको भी क्या रख लो ओरिजिन पे रख के देखो, एक यहाँ पे रख दिया और ऐसे रख दिया, ये क्या एक बॉन्ड के साथ अटैच है जाने के बाद। तो इस केस में इधर भी जा सकता मूव कर सकता है, ऊपर की तरफ भी, इस पे ऐसे भी रख सकते हो ऐसे भी रख सकते हो। अब ये घूमेगा तो इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा, तो इसके अबाउट तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 यानी कि रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। अब ये ऐसे है, ये ऐसे तो घूम ही सकता है इस एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ से ऐसे घूम सकता है, तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हो गया वाई एक्सिस, और इसके अबाउट भी घूमता हुआ नजर आएगा हमें, तो इसके अबाउट भी हो गया। तो ये कितनी होगी 5 टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, तीन तो क्या होगी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और 2 क्या होगी इसकी रोटेशनल। तो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 5। इसमें लीनियर ट्राइटोमिक है तो इस जैसा ही है, तो इसकी भी कितनी होगी 5 ही होगी। लीनियर ट्राइटोमिक की भी कितनी हो जाएगी 5, मोनोटोमिक की कितनी हो जाएगी 1। यानी कि इसके एग्जाम्पल अगर लिखोगे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल है। डायटोमिक के अगर लिखोगे तो इसके इसमें O2 हो गया और N2 भी लिख सकते हैं इसमें। लीनियर ट्राइटोमिक में अगर लिखोगे तो CO2, O3 का नहीं बनती, लीनियर नहीं बनती, उसकी शेप V शेप होती है, हाँ नॉन लीनियर होती है। बताओ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऐसे बनती है उसकी शेप। इसमें एंगल होता है, कुछ एंगल कहते हैं कि O3 में कितना एंगल बनता है वो तो मुझे पता नहीं, देखो इतना ज्ञान है अभी। ऐसे बनती है इसकी, लॉन लीनियर का एग्जाम्पल आ सकता है ये O3, ठीक है। O3 किसका एग्जाम्पल होगा नॉन लीनियर का, तो CO2 इसका लिख सकते हो। लीनियर ट्राइटोमिक शेप ऐसी बनती है भाई, केमिस्ट्री आने चेंज के लिए पता होना चाहिए किसका एग्जाम्पल है ये। तो नॉन लीनियर में ऐसी शेप बनेगी, ये दोनों तो सेम है, दोनों की डायटोमिक हो लीनियर ट्राइटोमिक हो, दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी सेम ही होती है। डायटोमिक की और लीनियर ट्राइटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी सेम होगी। अब नॉन लीनियर का एग्जांपल ले सकते हो आप O3, इसका कितना क्या एग्जांपल आ गया O3, ऐसी शेप बनती है इसकी। और किसकी बनती है ऐसी शेप, मतलब लीनियर नहीं होनी चाहिए। H2S कौन सी होती है H2S, हाँ H2O, ये लिख सकते हो एग्जांपल, ठीक है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तीनों एक्सिस के अबाउट घूमता हुआ नजर आएगा, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल की और 3 किसकी हो जाएगी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी होती है इसकी 6। इसमें हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड नहीं करते क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। आपको लगभग क्वेश्चन में ये बोलेगा कि नेगलेक्ट वाइब्रेशन एनर्जी, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इस पॉलीएटोमिक की कितनी हो जाएगी आपके पास 6 ही हो जाती है। नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक की और पॉलीएटोमिक की क्या होती है दोनों की 6 होती है। लीनियर और डायटोमिक की दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है 5। मोनोटोमिक की कितनी होती है 3। इसके एग्जांपल लिख लो C2H5 और क्या होता है इसमें CH4 और आप देख लेना भाई, ठीक है। तो याद करना है कि मोनोटोमिक ऐसा कहते हो उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो इसकी, डायटोमिक है तो 5, लीनियर ट्राइएटोमिक है तो 5, नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक तो 6 और पॉलीएटोमिक है तो 6। यानी कि इसमें कितने एक ही मॉलिक्यूल होगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें भी 3 होंगे, इसमें कई सारे हो सकते हैं। समझ में आया?
याद हो गया क्या ये? बता दो कितनी होती है उसकी डायटोमिक की प्रवीण? 5। लीनियर ट्राइएटोमिक की? नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक की? पॉलीएटोमिक? मोनोएटोमिक? 3 नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक? नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक 6 5 5 कहाँ है? नॉन लीनियर है 6 सॉरी 6 एटोमिसिटी। एक होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम एटोमिसिटी पे डिपेंड करती है। तो यानी कि डिग्री एडियाबैटिक कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। इसका फॉर्मूला होता है F+2/F। F क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो F+2/F ये फॉर्मूला याद रखना है कि डिग्री एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा इक्वल टू क्या होता है? F+2/F। तो यानी कि मोनोटोमिक की एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 3। F की वैल्यू 3 + 2/3 यानी कि 5/3। डायटोमिक का कितना हो जाएगा? 5 + 2/5 कितना हो जाएगा? 7/5। लीनियर ट्राइएटोमिक का क्या हो जाएगा? 5 + 2/5 = 7। ये गामा वो नहीं है जो यंग्स मॉडुलस वाला है, ध्यान रखना। उसको भी गामा ही बोलते हैं हम, वो अलग है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे गामा क्या है? एटोमिसिटी यानी कि डिग्री ऑफ एटम एडियाबैटिक कांस्टेंट है, एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है ये। तो ये कितनी हो जाएगी? लीनियर ट्राइएटोमिक की भी कितनी हो जाएगी? 7/5। नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक की 6 + 2/6 यानी कि 4/3 और पॉलीएटोमिक की भी कितनी हो जाएगी? 4/3। ये तो टिप्स पे होनी चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सबकी, ठीक है। प्रोसेस जब करोगे तो वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे यूज होंगी बार बार, ठीक है। मान लो आपको बोल दिया O3 है, ऑक्सीजन O3 दे दिया एग्जाम, या फिर आपको क्वेश्चंस में ये दे दिया कि ऑक्सीजन गैस है, तो यानी कि O2 की बात करें तो आप समझ रहे हैं यानी कि डायटोमिक है। वो ये नहीं देगा कि डायटोमिक है कि ट्राइएटोमिक है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें O2 दे रखा है, ये डायटोमिक है या मोनोएटोमिक है। हीलियम दे दिया तो मतलब समझ जाओगे मोनोएटोमिक है, आर्गन दे दिया मतलब मोनोएटोमिक है, ठीक है। मीथेन दे दिया तो पॉलीएटोमिक है, ठीक है। अब देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी का मतलब है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। इस जितने भी इसके मॉलिक्यूल हैं सभी की स्पीड यहाँ पे हम सेम लेके चलते हैं, तो सभी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उनके सम, उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी के सम को ही क्या बोलते हैं? हमें इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि मान लो एक गैसियस सिस्टम है, तो उस केस में एक गैसियस सिस्टम अगर दे रखा है तो उसके उन्होंने क्या करा कि नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दिए? फिक्स। एन क्या कर दिए उन्होंने? फिक्स कर दिए। एन फिक्स कर दिए और इसका टेम्परेचर भी क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। एन फिक्स कर दिया और टेम्परेचर भी क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो उन्होंने अलग अलग गैस के डाल के देखी, पहले हीलियम डाल दी मान लो, फिर उन्होंने मान लो हीलियम की कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 होती है, फिर मान लो मीथेन डाल दी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी उसकी? डबल हो जाती है 6। तो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डबल करने, यानी कि एक ऐसी गैस जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3, यानी कि एटोमिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और डबल करते ही इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी उसकी? डबल होगी। इंटरनल एनर्जी भी क्या देखा उन्होंने? डबल होगी। फिर यानी कि अलग अलग गैस डाल के देखा कि इंटरनल एनर्जी अंदर की जो एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पहले इतनी थी, गैस चेंज करते ही इतनी होगी, मतलब कितने टाइम्स हुई ये इन्होंने देख लिया। तो जैसे मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम डबल हो रही है, एटोमिसिटी यानी कि अलग गैस डालो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डबल है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो यानी कि और इंटरनल मान लो अब गैस तो फिक्स कर लिया आपने, मान लो ऑक्सीजन गैस ले ली, गैस क्या कर ली? फिक्स कर ली। ऑक्सीजन गैस ले ली तो और टेम्परेचर भी क्या कर दिया? फिक्स। अब नंबर ऑफ मोल बढ़ा रहे हो आप, पहले मान लो 2 मोल ऑक्सीजन गैस ली, क्या ली? 2 मोल ऑक्सीजन, फिर उसने ले ली 4 मोल, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डबल होगी। मान लो पहले 2 थी फिर 6 ले ली तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एन के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के। फिर मान लो ये दोनों फिक्स कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पहले टेम्परेचर मान लो 100 केल्विन ले लिया, फिर इंटरनल एनर्जी नोट की, फिर मान लो टेम्परेचर 200 केल्विन कर लिया तो फिर इंटरनल एनर्जी नोट की, तो क्या आ रही थी? डबल आ रही थी। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के, यानी कि 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा आ जाए कि टेम्परेचर आप पहले इतना था, बाद में इतना था, बाद में इतना, इंटरनल एनर्जी का रेशियो बता दो, जो टेम्परेचर का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी का रेशियो। उन्होंने बोल दिया कि एक ही टाइप की गैस है, नंबर ऑफ मोल भी फिक्स है, इन टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, पहले मान लो 500 केल्विन कर दिया, फिर मान लो 700 केल्विन कर दिया, फिर मान लो 1000 केल्विन कर दिया, इंटरनल एनर्जी का रेशियो बताओ, तो जो टेम्परेचर का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी का रेशियो हो जाएगा। या फिर ये कह दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स है, यानी कि गैस एक ही ले रखी है आपने,
यानी गैस एक लड़की है, टेम्परेचर भी उसका फिक्स है। एक कंटेनर में 2 मोल गैस है, एक में 4 मोल गैस है, एक में कितनी है 6 मोल गैस है। तो यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी 1:2:3। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रही है वो, इन तीनों पे ही डिपेंड कर रही है इंटरनल एनर्जी। तो यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एफ एन टी, यानी कि एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड नंबर ऑफ मोल और टी टेम्परेचर। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लग जाएगा r/2। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा इसमें r/2। एक एक्स्ट्रा क्लास में भी और डिटेल में पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी को। एक मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्वेशन है, मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया था, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वहाँ पे भी उसने भी डिटेल में बताया था इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी है, प्रैक्टिकली भी देखा गया है और इसका डेरिवेशन भी है। ठीक है, तो फाइनली हमें क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है। तो वहाँ पे जब सेकेंडरी क्लास पढ़ेंगे उसमें है मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो वहाँ पे भी उसको डिटेल में पढ़ते हैं एनर्जी को। ठीक है, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 बाय में F/T, यानी कि F/2 nRT। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है F/2 nRT। मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एक गैस की इंटरनल एनर्जी मतलब उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा F/2 nRT। वो किस किस पे डिपेंड करेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, यानी कि उसकी एटोमिसिटी क्या होगी, कौन सी गैस आप यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स पे करेगी डिपेंड, और टेम्परेचर पे। यानी कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F/2 nRT। ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब केमिस्ट्री में सोचते हैं कि कोई टीचर्स कहते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी निकाल ही नहीं सकते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। कहते हैं ऐसा केमिस्ट्री में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हो बट निकाल सकते हैं, किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी निकाली जा सकती है। क्योंकि देखो इसमें कैसे कह सकते हो कि निकाली जा सकती है, अब पेपर में ही आए हुए हैं, 99 में आया हुआ है और वो भी IIT में, और नीट में भी आया 2017 में। इसमें क्या पूछा गया, गैस है, मिक्सचर है, 2 मोल क्या दे रखा है ऑक्सीजन, 4 मोल आर्गन दे रखी है, ऑल वाइब्रेशन एनर्जी को नेगलेक्ट करके चलना है, इंटरनल एनर्जी बता दो। तो ये इंटरनल एनर्जी पूछिए, चेंज थोड़ी ना पूछा गया, इंटरनल एनर्जी पूछी गई टोटल। सेम इसमें भी क्या 2 मोल, दोनों सेम क्वेश्चन है, मुझे यहाँ तक लगा दोनों सेम है। इसमें भी क्या हुआ, रिपीट कर दिया, देख लो, एक IIT में दे दिया, एक नीट में दे दिया। तो नीट में क्या होता है, क्या कह रहे हो, हाँ उसी का तो इंटरनल एनर्जी पूछा गया, इस टॉपिक उसी में पढ़ा जाता है KTG में इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा आपके पास, इसमें दोनों में ही देख लो, नीट में हमेशा कभी भी अब क्वेश्चन नए बनने खत्म ही हो गए, तभी 180 में से 180 मार्क्स आते हैं, क्योंकि वो नीट के डाल देगा कुछ एक तो आगे पीछे उठा के, और कुछ एक JEE मेन में से उठा लेगा, बस नीट का पेपर बन गया। आप कभी भी मैच कर लेना, सारे पेपर मिल जाएंगे आपको, सारे जितने क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चन बनते ही नहीं है, रेयर नए क्वेश्चन बनेंगे, सारे ऐसे ही बनते हैं पेपर। JEE मेन का भी ऐसे ही होता है, आगे पीछे से उठा लेते हैं, कुछ उधर उस पेपर में से उठा लिया, पता नहीं कौन से पेपर में से उठा लिया। तो इसी तरीके से नए क्वेश्चन तो बनने ही बंद हो गए, नए बन रहे तो किसी के 180 में से 180 ना आए। तो यानी कि इसमें अगर करोगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, पहले यानी कि गैस में से 2 मोल ऑक्सीजन दे रखी है, तो यानी कि F/2 ऑक्सीजन के लिए U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2, N की वैल्यू 2, R की वैल्यू R इंटू में टेम्परेचर T, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5RT। U1 की वैल्यू 5RT, U2 भी आर्गन दे रखा आपको, तो यानी कि दूसरी के दे रखा आर्गन, तो यानी कि 3/2 इंटू में 4 इंटू में RT, तो ये कितना आ जाएगा 6RT। तो इसका कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, कितना 11RT आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा 11RT। ठीक है, तो यानी कि इंटरनल एनर्जी एक गैस सिस्टम की निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा F/2 nRT। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F/2 nRT। U यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ गैस इन टर्म ऑफ केल्विन। सारी चीजें SI में पुट की गई है यहाँ पे। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। यानी कि जितने उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी क्या होती है, उस टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर दो दूर हो गया। कितनी आ जाएगी इसकी F/2, यानी कि F की वैल्यू क्या दे रखी है, ऑक्सीजन दे रखी है, तो 5/2, N की वैल्यू दे रखी है 4, R की वैल्यू R इंटू में 300, तो आ जाएगी आपके पास 3000 इंटू में R की वैल्यू भी पुट करो 3000 इंटू में 8.31, यहाँ से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसकी पूछिए हीलियम दे रखा है, यानी कि 3/2, N की वैल्यू 2, R की वैल्यू 8.31 इंटू में टेम्परेचर की वैल्यू 400।
तो 1200 इंटू में 8.31 इतनी आ जाएगी आपके पास इंटरनल एनर्जी, जूल में ही आ जाएगी, सब कुछ ऐसा ही में है। तो ठीक है, किसी को डाउट? अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ ले तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, F/2 nRT। अगर टेम्परेचर बोल दिया कि पहले इतना था अब इतना होगा तो चेंज निकाल सकते हैं हम। टेम्परेचर सीधा ही दे दिया, इतना टेम्परेचर इतने मोल गैस है, ये वाली गैस है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं U इक्वल टू F/2 nRT। चेंज पूछ लिया तो डेल्टा U इक्वल टू F/2 nRT कर NR डेल्टा T करोगे। अब मान लो टेम्परेचर तो फिक्स रख रहा है, नंबर ऑफ मोल चेंज कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू F/2 डेल्टा nRT, ये आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल चेंज करा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर मान लो कि उसने क्या कर दिया, दोनों ही चेंज कर रहा है, टेम्परेचर भी और नंबर ऑफ मोल भी, तो क्या हो जाएगा, F/2 डेल्टा NR डेल्टा T, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T। इनके आंसर बता दो कितने हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस दे रखी है, 5 मोल गैस दे रखी है, डेल्टा T की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 केल्विन। यानी कि पहले जो था पॉजिटिव में दे रहा है, पहले जो था उससे क्या हो गया, यानी कि चेंज इतना हुआ है टेम्परेचर का, तो कितना हो जाएगा, U इक्वल टू 5, हाइड्रोजन दे रखी है तो 3/2, 5 आएगा, हाइड्रोजन H2 ही होती है, H कभी नहीं होती है अकेले। तो 5/2 इंटू में n की वैल्यू 5 इंटू में R इंटू में 400, ये आ जाएगी आपके यहाँ से इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है इसका और भी तो कितना आ जाएगा आंसर, 1000, यानी कि U इक्वल टू नाइट्रोजन दे रखा है N2 यानी कि 5/2, N की वैल्यू 2 इंटू में R इंटू में डेल्टा T 200, तो कितना आ जाएगा ये कि 1000 R। ठीक है, देखो ये किसकी टर्म्स में, एडियाबेटिक कांस्टेंट की टर्म्स में दे रखा है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NR डेल्टा T बाय में गामा -1। ये कहाँ से आया, देखो गामा इक्वल टू क्या था, F+2/F, ये था, तो यहाँ पे इसको इधर ले जाओ, गामा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F+2, तो यहाँ पे गामा F माइनस F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल, F कॉमन ले लो, यहाँ से F कॉमन लोगे तो गामा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के, तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बाय में गामा -1। और इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, F/2 NR डेल्टा T, तो F की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2 बाय में गामा -1, तो यानी कि U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाय में गामा -1 इंटू में NR डेल्टा T बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, NR डेल्टा T बाय में गामा -1। तो यानी कि एडियाबेटिक की टर्म्स में क्या आ रहा है आपके पास, NR डेल्टा T बाय में गामा -1। आ गया समझ, ये इंटरनल एनर्जी हो जाएगी गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस इन टर्म ऑफ केल्विन। कोई डाउट किस चीज़ के लिए, ये फिर कल करेंगे, इसमें मेन यही समझाना है मेरे को कल। अब